हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशो की। हम जानेंगे कि डेट टू इक्विटी रेशो क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है और उसे कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इस कंसेप्ट को इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम डेट टू इक्विटी रेशो की बात करते हैं तो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है डेट और दूसरा है इक्विटी। ठीक है, तो ये डेट और इक्विटी ये दोनों एक तरह की लायबिलिटीज होती है। तो आपको शायद पता होगा कि जो लायबिलिटीज होती है उसका मतलब होता है कि कंपनी को जो पैसे चुकाने हैं उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। तो कंपनी ने कोई लोन लिया है तो वो एक तरह की लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी का इक्वेशन है लायबिलिटीज इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। इसका मतलब कंपनी ने जो डेट लिया है वो भी एक तरह की लायबिलिटी है और कंपनी के पास जो इक्विटी है वो भी एक तरह की लायबिलिटी है। तो इक्विटी में दो तरह की इक्विटी होती है, एक होती है ओनर्स इक्विटी और दूसरी होती है शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ओनर ने जो खुद पैसा लगाया है बिजनेस में वो हो गई ओनर्स इक्विटी और शेयर होल्डर्स ने कंपनी में जो इन्वेस्ट किया है, जैसे मैं और आप जो कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं, वो हो गई शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब खुद का जो पैसा लगाया है वो हो गया ओनर्स इक्विटी और शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है वो हो गया शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो लायबिलिटीज में डेट और इक्विटी ये दोनों चीजें आती है। ओके, और अभी जो ये डेट टू इक्विटी जो रेशियो है ये हमें क्या बता रहा है? डेट टू इक्विटी रेशियो हमें बता रहा है डेट और इक्विटी का फ्रैक्शन, मतलब टोटल लायबिलिटीज का कितना पार्ट डेट से आया है और कितना पार्ट इक्विटी से आया है, ये हमें डेट टू इक्विटी रेशियो से पता चलता है। ओके, तो इसका मतलब अगर इक्विटी ज्यादा है तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो कम होगा। और अगर डेट ज्यादा है तो न्यूमरेटर ज्यादा है, इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो बड़ा हो गया या ज्यादा हो गया। समझे? तो अभी डेट टू इक्विटी रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो माना जाता है। ओके, तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमें क्या बताता है? डेट टू इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपनी ऑपरेशंस कैसे चला रही है। क्या वो डेट यूज कर रही है ऑपरेशंस चलाने के लिए या फिर इक्विटी यूज कर रही है ऑपरेशंस चलाने के लिए, ये हमें डेट टू इक्विटी रेशियो से पता चलता है। डेट टू इक्विटी रेशियो का इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये हमें बताता है कि कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज क्या है। फाइनेंशियल लेवरेज क्या है? तो फाइनेंशियल लेवरेज एक टर्म होता है जो हमें बताता है कि कंपनी कितना डेट ले रही है अपना ऑपरेशंस चलाने के लिए। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमें ये भी बताता है कि किस मात्रा में कंपनी डेट या फिर इक्विटी यूज कर रही है अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए। ओके, तो अगर किसी कंपनी के पास ड्यूरेबल एडवांटेज है, मतलब कॉम्पिटिटिव ड्यूरेबल एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव ड्यूरेबल एडवांटेज है, तो वो कंपनी क्या करेगी? अगर कंपनी के पास ऐसा एडवांटेज है तो नेचुरली उस कंपनी की लायबिलिटीज कम होगी। ठीक है, और ऐसे कंपनी जिसके पास ड्यूरेबल एडवांटेज है वो कंपनी अपने अर्निंग्स का इस्तेमाल करेगी, अपने अर्निंग्स का इस्तेमाल करेगी ऑपरेशंस चलाने के लिए। ठीक है, और उस कंपनी की लायबिलिटीज कम होगी। ठीक है, और जितनी भी लायबिलिटीज है उसमें इक्विटी का पोर्शन ज्यादा होगा और डेट का पोर्शन कम होगा। ठीक है, मतलब ऐसी कंपनी बैंक से लोन कम लेगी और जो खुद की इक्विटी है और शेयर होल्डर्स की इक्विटी है वो ज्यादा मात्रा में यूज करेगी ऑपरेशन चलाने के लिए। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर कंपनी के पास एडवांटेज नहीं है, ओके, विदाउट कंपनी विदाउट ड्यूरेबल एडवांटेज, तो ऐसे कंपनी के पास क्या होगा? ऐसे कंपनी के पास लायबिलिटीज ज्यादा होंगे। ओके, लायबिलिटीज विल बी मोर। ठीक है, और ऐसे कंपनी की
ऐसे कंपनी के ऑपरेशन चलाने के लिए डेट की जरूरत ज्यादा होगी और उसके पास इक्विटी कम होगी। ठीक है, सो नेचुरली अगर ऐसा होगा तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि कंपनी की एबिलिटी क्या है ऑपरेशंस चलाने की। क्या ऑपरेशन चलाने के लिए कंपनी अर्निंग पावर का इस्तेमाल कर रही है या फिर लायबिलिटीज का इस्तेमाल कर रही है, और लायबिलिटीज में डेट का पोर्शन कितना है और इक्विटी का पोर्शन कितना है, ये हमें डेट टू इक्विटी रेशियो से पता चलता है। तो चलिए अब समझते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो का इक्वेशन क्या है या फिर इसे अच्छे तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ओके, तो डेट टू इक्विटी ये जो रेशियो है इसका इक्वेशन है टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, यहां पे हम लायबिलिटीज टर्म को सेपरेट कर रही है क्योंकि हम ये टोटल लायबिलिटीज वहां से ले रहे हैं जहां से हमें बैलेंस शीट में दिखता है। बैलेंस शीट में एक टोटल लायबिलिटीज नाम का टर्म होता है, वो हम यूज करते हैं इसके लिए, और बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स इक्विटी नाम का भी एक टर्म होता है, वो हम यूज करते हैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना कंपनी के लिए अच्छा है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो लेस है या कम है तो उसका क्या मतलब हुआ, when debt to equity ratio is less then it means equity is more and debt is less, मतलब इक्विटी ज्यादा है और डेट कम है, ये इसका मतलब हो गया। वो तो अगर ऐसी चीज है तो वो ज्यादा अच्छी बात है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है तो ये क्या हो गया, ये एक रिस्की सिचुएशन हो गई। ओके, इसका मतलब कंपनी के पास डेट बहुत ज्यादा है और इक्विटी कम है। तो फिर आइडियल डी बाई ई रेशियो क्या होता है। ओके, ऐसा कोई वैल्यू है कि जो आइडियल वैल्यू हो, तो ऐसा आइडियल वैल्यू कुछ नहीं है, बट जनरली 0.8 का डी रेशियो ठीक माना जाता है। ओके, लेकिन मुझे पर्सनली 0.5 एक अच्छी लिमिट लगती है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है तो मैं वो एक अच्छा साइन समझता हूँ कंपनी के लिए। ओके, और डेट टू इक्विटी रेशियो वेर इट इज मोर देन 1 देन इट इज अ नो फॉर मी। ओके, सो जनरली डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से ज्यादा है तो हमें ऐसे कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है इसका मतलब कंपनी बहुत ज्यादा लोन ले रही है अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए, जो उसे इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.6 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर ₹1 के इक्विटी के लिए कंपनी के पास 0.6 रुपीज का डेट है। ओके, या फिर लायबिलिटी है, ये इसका मतलब हो गया। तो डेट टू इक्विटी रेशियो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये बताने के लिए कि कंपनी के पास लायबिलिटीज कितनी है और उस लायबिलिटी में डेट का पोर्शन कितना है और इक्विटी का पोर्शन कितना है। तो ये हमें कंपनी की फाइनेंशियल लेवरेज पोजीशन बताता है, जिसकी वजह से हम कंपनी की एबिलिटी जान सकते हैं अपने ऑपरेशंस चलाने की, कि उसे कितना लोन लेना पड़ रहा है और कितना इक्विटी यूज करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है कंपनी के लिए। जब हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। अब जब हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि हम कौन सी कंपनी की बात कर रही है, वो कंपनी कौन से इंडस्ट्री या फिर सेक्टर में बिलोंग करती है। ओके, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री या सेक्टर के लिए डी बाई ई रेशियो डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो कुछ इंडस्ट्री के लिए हाई डी बाई रेशियो कॉमन हो सकता है, तो किसी इंडस्ट्री के लिए लो डी बाई ई रेशियो कॉमन हो सकता है। ओके, तो इसीलिए हमें यह देखना जरूरी है कि कंपनी कौन से इंडस्ट्री या सेक्टर को बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैव हाई, जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है इनके पास हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो इसीलिए इनका डी बाई रेशियो हाई होता है। और अगर हम आईटी कंपनीज की बात करते हैं, आईटी सेक्टर की, तो जनरली इनका डी बाई रेशियो लो होता है क्योंकि इनको कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन डी बाई रेशियो बैंकिंग सेक्टर के लिए यूज हम नहीं कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में लोन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आपको शायद पता होगा कि बैंकिंग जो बैंक्स होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है और फिर वो लोन कस्टमर्स को बांटती है। तो बैंकिंग सेक्टर में लोन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसीलिए अगर हम D/E रेशो का इस्तेमाल बैंकिंग सेक्टर एनालाइज करने के लिए करेंगे तो वो एक सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि बैंक्स का सारा काम ही लोन फाइनेंसिंग पे चलता है। तो इसीलिए ये एक सही तरीका नहीं है। तो D/E रेशो हम दूसरे सेक्टर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रेशो का इस्तेमाल हम बैंकिंग सेक्टर एनालाइज करने के लिए नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे सारे इंडस्ट्री के लिए हम D/E रेशो को जरूर देखेंगे। तो ये D/E रेशो हम कहाँ देख सकते हैं, कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी कंपनी का D/E रेशो क्या है? तो D/E रेशो हम कंपनी के फाइनेंशियल्स में देख सकते हैं, फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तो जब आप कंपनी को एनालाइज करते हैं तो आप उसके फाइनेंशियल सेक्शन में चले जाइए, उसमें आपको D/E रेशो मिल जाएगा। यहां मैं आपको टाटा मोटर्स का D/E रेशो दिखा रहा हूं। तो ये जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने मनी कंट्रोल से लिया है। आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट पता होगी, उस पर अगर टाटा मोटर्स आप सर्च करेंगे और उसके फाइनेंशियल्स में जाएंगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेट टू इक्विटी रेशो है पिछले 5 साल का। सो 2020, 2019, 2018, 2017 और 2016 इन 5 साल का D/E रेशो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 2016 में D/E रेशो था 0.78, फिर 2017 में 1.28, 2018 में 0.82, 2019 में 1.51 और 2020 में 1.58। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्रेंड भी दिखाया गया हुआ ग्राफ से। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन जनरल ये इंक्रीज होते गया है D/E रेशो। इसका मतलब कंपनी का डेट बढ़ रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि टाटा मोटर्स एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो जो कि एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो ऐसे इंडस्ट्री का D/E रेशो जनरली 1 से ऊपर होता है या फिर ज़्यादा होता है। ओके, तो इसीलिए हमने कंपनी कौन से सेक्टर में है इस पे ध्यान देना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ D/E रेशो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कंपनी खराब है, ऐसा भी हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि जनरली ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो इसका D/E रेशो ज़्यादा होना लाजमी है। तो सिर्फ D/E रेशो 1 से ज़्यादा है, इसके बेसिस पे हम इस कंपनी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। हमें दूसरे फैक्टर्स पे भी ध्यान देना जरूरी है। और जब हम D/E रेशो की बात करते हैं तो सिर्फ हमें 1 साल का D/E रेशो कंसीडर नहीं करना चाहिए, हमें पिछले 5 साल का D/E रेशो कंसीडर करना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। कभी कभी क्या हो सकता है कि D/E रेशो एक पर्टिकुलर ईयर में बढ़ गया है। ओके, मतलब बाकी ईयर्स में D/E रेशो कम है, लेकिन पर्टिकुलर ईयर में D/E रेशो बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने 1 साल में उस पर्टिकुलर ईयर में बहुत ज़्यादा डेट लिया है, लोन लिया है, इसलिए वो D/E रेशो बढ़ गया है। लेकिन सिर्फ उसके बेसिस पे हमें कंपनी को एनालाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि कंपनी ने अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एक पर्टिकुलर ईयर में बहुत ज़्यादा लोन लिया है। उस लोन के भरोसे वो अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही है, नए इक्विपमेंट खरीद रही है, नया इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि फ्यूचर में बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसीलिए सिर्फ 1 साल का DE अगर हाई है तो उसके बेसिस पे हम उस कंपनी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हम पिछले 3 या पिछले 5 साल का D/E रेशो कंसीडर करते हैं, और जनरल ट्रेंड क्या है कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है उसको हम एनालाइज करते हैं। तो अगर कंपनी का D/E रेशो ओवर द लास्ट 3 to 5 ईयर्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। इसका मतलब कंपनी अपना डेट चुका रही है अपने अर्निंग से। ओके, सो कंपनी अर्न करते जा रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, और उस प्रॉफिट का इस्तेमाल अपना डेट रिड्यूस करने के लिए कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है। तो हमेशा हमें देखना चाहिए कि D/E रेशो में अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है तो वो कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हो सकता है कि D/E रेशो निगेटिव है। ओके, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ये कब होगा? जब हमारी इक्विटी निगेटिव होगी। ओके, तो शेयर होल्डर्स इक्विटी जब निगेटिव होती है तब D/E रेशो निगेटिव होता है, क्योंकि
ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ओके, तो जब हम यहां से इक्विटी को सेपरेट करेंगे तो इक्विटी का मतलब होगा इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो अगर लायबिलिटीज एसेट्स से ज्यादा है तो ये जो टर्म है इक्विटी वो निगेटिव में आएगा। ओके, तो ऐसे कंडीशन में हमारा डी बाई रेशो निगेटिव हो सकता है। ये कब पॉसिबल है? जब कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन लिया है और उसके पास उतने एसेट्स नहीं है, इसका मतलब कंपनी बैंकरप्सी के कंडीशन में आ चुकी है, तब ऐसे मुमकिन है। तो उस कंडीशन में डी बाई रेशो नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको डी बाई रेशो के कंसेप्ट समझ में आई होगी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज लेना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो लोग ये वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वो भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।